वो रात जब शुरू हुई तो मैंने एक पल को भी नहीं सोचा था कि कुछ अलग होने वाला है। बस एक और शाम, वही रोज वाली थकान, वही दिनचर्या जो मैं सैकड़ों बार दोहरा चुकी थी। उस दिन किस्मत से काम जल्दी खत्म हो गया। एक छोटा सा करिश्मा जो महीनों में शायद एक बार होता है। मैंने जरा भी सवाल नहीं किया, सीधे बेबीसिटर के पास गई, डार्सी को गोद में लिया और कार में बिठा दिया। वो पूरे रास्ते अपनी दिन भर की कहानियां सुनाती रही, कैसे उसने खिलौनों से खेला, क्या खाया और कौन सा कार्टून देखा। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। घर पहुंची तो एक अजीब सी खामोशी ने मेरा स्वागत किया। आसमान ढल चुका था और देर पतझड़ की ठंडी हवा दीवारों में समाने लगी थी। घर की बत्तियां बुझी हुई थीं। अंदर दाखिल होते ही एक सड़ी हुई गंध ने जैसे चेतावनी दी, कुछ ठीक नहीं है। मैंने दरवाजा बंद किया, डार्सी को उसकी प्यारी सी खिलौना खरगोश के साथ अंदर ले गई, लाइट ऑन की, कोट उतारा और डिनर की तैयारी में लग गई। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। हे, आई एम गोइंग टू बी लेट, एट लीस्ट अनदर आवर। टाइलर। मैंने थक कर सिर झटक दिया। एक और घंटा अकेले। चलिए बेबी, मैंने डार्सी को उठाते हुए कहा, मम्मा को थोड़ा काम करने दो। उसे लिविंग रूम में उसके सिप्पी कप, खिलौनों और किसी एनिमेटेड शो के साथ बिठा दिया। उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी, मासूम, बेपरवाह। किचन में घुसते ही एक ठंडक ने मेरी हड्डियों तक दस्तक दी, जैसे ओवन की गर्मी भी उस अजीब सी ठिठुरन को हरा नहीं पा रही थी। मैं सब्जियां काटने लगी, पानी चढ़ा दिया, वो सब कुछ जो इंसान बिना सोचे करता है, जैसे मशीन। और तभी एक हल्की सी आवाज, थप। मैं रुक गई। शायद कुछ गिरा हो। पॉर्क चॉप्स तो काउंटर पर ही थी। शायद डार्सी ने कोई खिलौना गिरा दिया हो। फिर कुछ और, एक झंकार, जैसे कोई छोटी सी घंटी हिली हो। मैंने धीरे से सिर मोड़ा। कुछ ठीक नहीं था। मैं वहीं खड़ी रही, चाकू हाथ में, सांसें थमी हुई, पानी उबलने की आवाज के बीच सुनने की कोशिश करती रही। फिर सब शांत। शायद वहम था। मैंने फिर चॉपिंग शुरू की। अब दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी। टाइलर का एक और मैसेज, आई एम सॉरी, आई एम रेडी टू बी होम, व्हाट्स फॉर डिनर। मैं जवाब टाइप ही कर रही थी कि एक झोंका, ठंडी हवा का, ऐसे जैसे घर के अंदर कोई सांस ले रहा हो। मैंने गर्दन मोड़ी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने का दरवाजा खुला था, चौड़ा, पूरी तरह खुला। और डार्सी, वो वहां नहीं थी। डार्सी। मेरी आवाज जैसे किसी गहरी खाई में डूब गई। मैं भागती हुई लिविंग रूम पहुंची। खिलौने बिखरे पड़े थे, सिप्पी कप उलटा, दूध फर्श पर गिर रहा था, खरगोश अकेला, और दरवाजा अंधेरे को निगलता हुआ। मैं नंगे पांव बाहर दौड़ी। सर्द जमीन से टकराकर शरीर सुन्न हो गया। डार्सी, मैंने पूरी ताकत से पुकारा। कोई जवाब नहीं। मैंने यार्ड देखा, ड्राइववे, सड़क, हर कोना, सब खाली। फिर एक हल्की सी सरसराहट पोर्च के नीचे से। मैं घुटनों के बल झुकी, जाली के पीछे झांका। वो वहां थी, कोने में सिमटी, आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन आंसू नहीं, बस देख रही थी। डार्सी, बेबी, ममा के पास आ जाओ। वो हिली तक नहीं। और तभी मेरी नजर उसके ठीक पास गई। एक स्कंक, बस 1 फुट की दूरी पर, उसकी पूंछ उठा हुआ, आंखें सतर्क और सांसें भारी। एक गलत हरकत और वो हम दोनों पर जहर उगल देता। हिलना मत जानू, बिल्कुल मत, मैंने धीरे से कहा, जैसे शब्द भी सांस से हल्के हों। फिर पीछे से किसी के कदमों की आवाज, क्या चल रहा है? टाइलर दौड़ता हुआ। मैंने फौरन इशारा किया। डार्सी नीचे है और उसके पास एक स्कंक। टाइलर ने जेब से चाबी निकाली और कार अलार्म ऑन। तेज आवाज ने रात की चुप्पी तोड़ दी। स्कंक चौंका, एक झटके में भागा। डार्सी हल्के से चीखी। बस इतना ही काफी था। मैं झपट पड़ी, उसे खींचकर गोद में भर लिया। घास पर गिरते हुए मैंने उसकी कांपती देह को थाम लिया। तुमने ममा को डरा दिया बेबी। मेरी आवाज टूटी हुई थी। टाइलर नीचे झुका। कोई खरोंच, कोई निशान? मैंने सिर हिलाया। शायद नहीं, लेकिन हमें चेक करना चाहिए। और तभी जली हुई गंध। हम दोनों किचन की ओर दौड़े। टाइलर ने फायर एक्सटिंग्विशर निकाला। मैंने जलता हुआ बर्तन हटाया। झाग पूरे स्टोव और फर्श पर फैल गया। धुआं धीरे धीरे छत की ओर चढ़ने लगा। कुछ देर कोई नहीं बोला। हम बस खड़े रहे, सांसें तेज, चेहरा गर्म और दिल अब भी उधेड़ बुन में। टाइलर ने एक थकी हुई सी हंसी छोड़ी।
क्या रात थी? मैंने भी कोशिश की, लेकिन हंसी नहीं आई। उस रात का डर, वो आधे घंटे की दहशत, शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। डार्सी को नहलाया, चेक किया, सुलाया। अब वो चैन से सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं रॉकिंग चेयर में बैठी, उसकी नर्म सी जुल्फों में अपना चेहरा छुपाए खिड़की से बाहर अंधेरे को देख रही थी। टाइलर पीछे से आया, कंधे पर हाथ रखा। अब सब ठीक है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मैं जानती थी वो 30 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे डरावने 30 मिनट थे। और शुक्र है टाइलर वक़्त से थोड़ा पहले लौट आया था। उस दिन के बाद वो दरवाज़ा कभी खुला नहीं छोड़ा। मैं पिछले कुछ सालों से हाइकिंग करता आ रहा हूं। एक शाम मैं अपनी सबसे पसंदीदा ट्रेल पर गया, वो रास्ता जिसे मैं पहले कई बार पूरा कर चुका था। ये ट्रेल अपनी खूबसूरती और शांत नज़ारों के लिए मशहूर है। मेरा इरादा बस एक आसान सी शाम की सैर करने का था। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस पानी, कुछ स्नैक्स और अपना फ़ोन। शाम होते होते मौसम ठंडा होने लगा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और मुझे अंदाज़ा था कि जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। मूल प्लान यही था कि मैं मेन ट्रेल से ही वापसी करूंगा, लेकिन एक शॉर्टकट का ख्याल आया जो मुझे थोड़ी जल्दी कार तक पहुंचा सकता था। मैं पहले भी इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर चुका था, बिना किसी परेशानी के, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही मैं उस रास्ते पर मुड़ा, वो इलाका कुछ अजीब सा लगने लगा। जंगल और ज्यादा घना था। दिन की आखिरी रोशनी भी अब मुझसे दूर जा रही थी। कहीं ना कहीं मैं रास्ता भटक चुका था। शायद कोई मोड़ छूट गया था या कोई गलत दिशा ले ली थी। शुरुआत में मैं घबराया नहीं। मैंने सोचा मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, क्योंकि मैं इस इलाके से परिचित था। लेकिन कुछ देर बाद एहसास हुआ मैं जिस ट्रेल पर था वो अब महज एक धुंधली सी लकीर बन चुकी थी। ना कोई निशान, ना कोई दिशा। मैंने फ़ोन निकाला, नो सर्विस। ना कॉल जा सकता था, ना मैप खुल रहा था। अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था और मैं कहीं खो चुका था। तभी मुझे थोड़ी दूरी पर एक पुरानी सी झोंपड़ी दिखी। वो जगह सुनसान थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने उसका इस्तेमाल नहीं किया हो, लेकिन वो टूटी फूटी नहीं थी, बल्कि ऐसे जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुपा कर रखा हो। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। अंदर पुरानी लकड़ी की दीवारें थीं, कुछ टूटा हुआ फर्नीचर, एक धूल भरी मेज़ और ज़मीन पर एक मोटा गंदा सा कारपेट बिछा था। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और कोने में अपना बैग रखकर उसी कारपेट पर लेट गया। रात यहीं बिताने का फैसला किया। कम से कम ये बाहर जंगल से तो बेहतर था। करीब आधी रात के आसपास मैंने आवाज़ें सुनी। शुरुआत में हल्की सी सरसराहट थी, ऐसे जैसे नीचे कुछ चल रहा हो। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, शायद कोई लोमड़ी या रैकून। लेकिन फिर वो आवाज़ें बदलने लगीं, कभी रगड़ने जैसी, कभी जैसे कोई नीचे लकड़ी पर पैर घसीट रहा हो। मैं चुपचाप लेटा रहा, क्योंकि डर तो लग रहा था, मगर उठकर देखने की हिम्मत नहीं थी। तभी अचानक मेरे नीचे से जोर का धक्का महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे मैं जिस कारपेट पर लेटा था उसके नीचे कुछ है, शायद कोई छुपा हुआ दरवाज़ा या कोई ट्रैप डोर जो नीचे कहीं तहखाने में जाता हो। फिर सीढ़ियों पर किसी के तेज कदमों की आवाज़, जैसे कोई ऊपर आ रहा हो मेरी तरफ, झोंपड़ी के अंदर। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, कौन है? मेरी आवाज़ सुनते ही नीचे से जो भी था वो उलटे पांव तेजी से नीचे भाग गया। कुछ ही सेकंड बाद मैंने झाड़ियों में किसी के भागने की तेज आवाज़ सुनी, जैसे कोई घबराहट में जंगल के अंदर भाग गया हो। मैं पूरी रात उसी झोंपड़ी में डरा सहमा पड़ा रहा। डर था कि वो वापस ना आ जाए। सुबह जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ, मैंने उस ट्रैप डोर को खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद था, शायद अंदर से लॉक किया गया था। मैंने आसपास और कोई रास्ता ढूंढा, मगर कुछ नहीं मिला। जो भी उस तहखाने में था वो किसी और रास्ते से बाहर निकला था, और वो रास्ता इतनी सफाई से छुपाया गया था कि मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। सुबह में रास्ता ढूंढना आसान था। कुछ घंटों बाद मैं वापस पार्किंग एरिया पहुंच गया। मैंने फौरन पुलिस को सब बताया, लेकिन जब उन्होंने लोकेशन पूछी तो मैं उन्हें कोई सही जानकारी नहीं दे पाया, क्योंकि वो जगह मेन ट्रेल से काफ़ी दूर थी
और मैं खुद ठीक से नहीं जानता था कि वो इलाका कहाँ था। मुझे नहीं पता उन्होंने कभी उस झोंपड़ी की तलाश की या नहीं। शायद उन्होंने मेरी बात को मजाक समझा हो, या फिर ये सोचकर छोड़ दिया कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज भी ये सवाल मेरे जहन में गूंजता रहता है कि उस पुराने उजाड़ झोंपड़े के नीचे इतनी सफाई से छुपा एक तहखाना क्यों और किस लिए बनाया गया था। क्या वो कोई डूम्सडे प्रिपर था, या फिर कोई ऐसा इंसान जो वाकई किसी गलत मकसद से वहां छुपा बैठा था। चर्च कैंप के आखिरी सालों में से एक था। मैं उस वक्त 14 साल का था। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे जिंदगी का सबक भी दिया और एक डरावनी याद भी। मेरे साथ था मेरा दोस्त टाइलर। हम दोनों ने लाइट्स आउट के बाद चुपके से केबिन से बाहर निकलने की योजना बनाई। इरादा सिर्फ थोड़ी देर टहलने का था, न ज्यादा दूर जाना था, न कुछ बड़ा करना। बस कैंप के चारों तरफ थोड़ा घूमना, बातें करना और शायद एक दूसरे को थोड़ा डराना। सच कहूं तो हम बोर हो चुके थे। पिछले कई दिनों से वही रूटीन, हाइकिंग, तैराकी और रात की कैंप फायर स्टोरीज। लेकिन उस रात कुछ अलग करने का मन था। हम दोनों धीरे से बाहर निकले, बिना किसी को जगाए, और चल पड़े कैंप के पीछे वाले जंगल की तरफ। ये कैंप काफ़ी दूर दराज इलाके में था। कई मीलों तक कोई घर नहीं, न स्ट्रीट लाइट्स, बस घने पेड़ और इक्का दुक्का लकड़ी की झोंपड़ियाँ। हम कैंप को अच्छे से जानते थे, लेकिन कभी अंधेरे में उसे पार करने की कोशिश नहीं की थी। हम हंसते बोलते चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वापसी के लिए मुड़े, सब कुछ बदल गया। रास्ता अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा हमने देखा था। वो ट्रेल जिस पर हम आए थे अब पहचान में नहीं आ रही थी। केबिन की लाइट्स गायब थीं और पेड़ों की परछाइयाँ अब और गहरी लगने लगी थीं, जैसे वो हमें निगलने को तैयार हों। हमने तेज चलना शुरू किया, पर जितना तेज चले उतना ही रास्ता और अनजान हो गया। हर मोड़ अजीब था। पेड़ कुछ ज्यादा ही ऊंचे लग रहे थे और रास्ता जैसे संकुचित होता जा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जंगल जिंदा हो, हर कदम पर खुद को बदल रहा हो, हमें वहीं रोक लेने के लिए। हमने कोशिश की कि अपने कदमों के निशान पीछे ढूंढें, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब डर साफ दिख रहा था। टाइलर बार बार कह रहा था कि हम वापस पहुंच ही जाएंगे, बस चलते रहो। लेकिन मेरी दिल की धड़कन कुछ और कह रही थी। दिमाग में उसी हफ्ते सुनी डरावनी कहानियां घूमने लगी। गुमशुदा कैंपर्स, जंगल में सुनाई देने वाली रहस्यमयी आवाजें और वो पुराने किस्से जिन्हें कोई मानता नहीं, लेकिन सुनकर रूह कांप जाती है। करीब 1 घंटे बाद हम थम गए। चारों तरफ घना सन्नाटा, चांद की रोशनी तक पेड़ों से छनकर मुश्किल से आ रही थी। तभी हमें एक आवाज सुनाई दी, बहुत दूर से, किसी के पैरों की घिसटती हुई चाल, जैसे कोई पत्तों को कुचलते हुए धीरे धीरे बढ़ रहा हो। हमने एक दूसरे को देखा, कुछ कहा नहीं, लेकिन दोनों समझ गए हमें यहां से निकलना होगा अभी। इस बार हम तेजी से चलने लगे, भागे नहीं, लेकिन कदम तेज थे, जैसे किसी से पहले वापस पहुंचना हो। अचानक पेड़ों के पीछे से एक केबिन की हल्की सी रोशनी दिखाई दी, उम्मीद की एक किरण। हम उस ओर भागे, जड़ें और पत्थरों से बचते हुए, अंधेरे में लड़खड़ाते हुए। कुछ ही देर में हम मुख्य रास्ते पर पहुंच गए, कैंप फायर के पास, जहां से सब कुछ जाना पहचाना लगा। हम चुपचाप अपने केबिन में घुस गए। ना किसी को बताया, ना किसी ने पूछा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हम दोनों जानते थे, कुछ था उस जंगल में, कोई ऐसा एहसास जैसे पेड़ हिल नहीं रहे थे बल्कि घूर रहे थे, जैसे रास्ता खुद हमें गुम कर रहा था। और सबसे अजीब बात, मेरे पास घड़ी थी और उसमें देखा हम करीब 1.5 से 2 घंटे बाहर थे। लेकिन केबिन में लौटकर जब घड़ी देखी, सिर्फ आधा घंटा बीता था। वो रात एक सबक बन गई और उसके बाद हमने कभी अंधेरे में कैंप से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की।